हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 1 सिविक्स क्लास 10। थोड़ा सा पहले ही आपसे माफ़ी चाहूँगा, गला ठीक नहीं है, वीडियो शूट करना नेसेसरी है, इसलिए थोड़ा सा आप माफ़ कीजिएगा गले के लिए, ठीक है। बट कॉन्सेप्ट में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रीवियस जो वीडियो था उसमें हम लोग देखे थे चैप्टर 1, इसके फॉर्मेट्स के बारे में जाने थे, इसमें पढ़ना क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, किन किन चीज़ों को कैसे समझेंगे, वो हम लोग प्रीवियस वीडियो में कवर किए थे। और इस वीडियो में स्पेशली हम देखेंगे कि क्वेश्चन आंसर कैसे लिखना है, क्योंकि एसएसटी की पाठशाला की स्पेशलिटी है कि पहले चैप्टर उसके बाद क्वेश्चन आंसर लिखने के तरीके यूट्यूब पे समझाती है, जो रेयरली आपका यूट्यूब पे अवेलेबल है। ऐसी चीज़ें जिसमें बच्चे पढ़ने के बाद क्वेश्चन कैसे लिखना है उसके बारे में सीख सके। तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। और अगर हम चैप्टर पढ़े तो क्वेश्चन जो है बड़ा आसान लगेगा। चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है, प्रीवियस पार्ट में ही पढ़ा है। द डैश लॉन्च पार्टी स्ट्रगल्स फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द तमिल एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज। अच्छा, कौन फाइट कर रहा था? फाइट कर रहे थे श्रीलंकन तमिल्स। वहां पर मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिनालस तो फाइट करेंगे नहीं क्योंकि ये मेजोरिटी में थे। याद कर लीजिएगा, इनकी संख्या 74% थी और सिन्हालाज एक लैंग्वेज था और बुद्धिज्म इनका रिलीजन था। तो फाइट कौन कर लेते? श्रीलंकन तमिल्स कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बड़े आसान सा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन वेयर सिटीजन थ्रू पार्टिसिपेंट्स एक्वायर स्टेक इन द सिस्टम। सही है, क्योंकि ये पॉइंट दिया हुआ लेजिटिमेट गवर्नमेंट के लिए। प्रूडेंशियल रीजन स्टेट्स दैट पावर शेयरिंग विल बी ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स। मोरल रीजंस, ए भी पॉइंट सही है। डेमोक्रेटिक रूल्स इन्वॉल्व रहता है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। ए भी सही है, ए भी सही, ए भी सही है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। एक बात याद रखिएगा, प्रूडेंशियल रीजन का डिफिनेशन क्या होगा वो हम लोग देखते हुए चलेंगे। इन द कैपिटल लाइक ब्रुसेल्स 80% ऑफ द, ये आपको पाई चार्ट के थ्रू भी बताए थे चैप्टर में। जैसे मान लीजिए ब्रुसेल्स का कॉम्पोजिशन हो गया, तो ब्रुसेल्स के कॉम्पोजिशन में 80% जो थे, 80% कौन थे? 80% फ्रेंच थे। और 20% कौन थे? 20% जर्मन थे। पूछ क्या रहा है? ब्रुसेल्स 80% पीपल स्पीक फ्रेंच, फर्स्ट फ्रेंच होना चाहिए, ठीक है। एंड वर्ल्ड 20% तो डच, डच बोलते थे, नॉट अ जर्मन, यहाँ पर डच। तो पहले फ्रेंच उसके बाद डच। जर्मन कितना परसेंट है? जर्मन 1% थे। और ये भी डिटेल किसके बारे में दिया? पूरे बेल्जियम के बारे में दिया है, कैपिटल सिटी के बारे में नहीं। और कैपिटल सिटी में एक तो फ्रेंच थे जिनकी मेजोरिटी थी और यही रिच ग्रुप थे वहाँ के, और 20% मात्र वहाँ पर डच थे। डच मतलब नीदरलैंड वाले, और नीदरलैंड नेबरिंग कंट्री है किसका? बेल्जियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, when many countries of Europe came together to form a European Union, Dash was chosen as the headquarter. Capital of Belgium chosen as a headquarter. And where is the capital of Belgium? Brussels is the capital of Belgium. Brussels इसका कैपिटल था, याद रखेंगे इस चीज को। Dash is elected by people belonging to one language community. कौन सी? तो कम्युनिटी गवर्नमेंट जो कहाँ पे सेटअप की गई थी? बेल्जियम में सेटअप की गई थी। डच, फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग वाले लोग जो थे इसमें इन्वॉल्व थे। The amendment constitution of Belgium prescribed that the number of Dutch French speaking ministers shall be equal in the central government. देखिए यहाँ पर एक बात, अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन से लोग थे, एक सेकेंड, यहाँ पर क्या था? द अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम प्रिस्क्राइब्ड दैट द नंबर ऑफ डैश एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन थे? तो यहाँ पर डच हो जाएंगे। एक बात और जान लीजिए, अगर ये बेल्जियम है तो बेल्जियम में संख्या डच वालों की ज्यादा थी, किसके कंपेयर में? फ्रेंच के कंपेयर में। फिर भी यहाँ पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। सेम इसी तरह से ब्रुसेल्स जो था, ब्रुसेल्स में फ्रेंच की संख्या ज्यादा थी, किससे? डच से। फिर यहाँ पर भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया, और इस तरह की चीजें इंट्रोड्यूस करके बेल्जियम में कॉन्फ्लिक्ट को खत्म किया गया और बेल्जियम को एज अ हीरो, एज अ आइडियल नेशन
इस चैप्टर में रिप्रेजेंट किया। श्रीलंका इमर्ज एज इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। इंडिया के जस्ट एक साल बाद श्रीलंका फ्री हुआ था और श्रीलंका एज इंडिपेंडेंट कंट्री कब अपीयर हुआ? 1948 में। In the island nation of Sri Lanka, the Sri Lankan Tamils population is concentrated in the dash and dash of the country. Sri Lankan ये तो नॉर्थ और ईस्ट वाले पार्ट में थे, नॉर्थ ईस्ट पार्ट में। आंसर विल भी एक डायग्राम के थ्रू दिया हुआ है एनसीईआरटी में, आप उस चीज को देखोगे। जैसे मान लो श्रीलंका हो गया, तो इस वाले पार्ट में यहाँ पर ऐसे करके, ठीक है, रेड कलर से मार्क्ड है, तो ये क्या हो जाएगा? ये पार्ट जो हो जाएगा नॉर्थ और ईस्ट पार्ट, ठीक है। In Belgium, there were tensions between the Dutch-speaking and Dutch-speaking communities between during the 1950 and 60। किन दो कम्युनिटी के बीच में बेल्जियम में कॉन्फ्लिक्ट था? तो दो कम्युनिटी वहां पर मोस्टली लाइज करती थी, एक डच थे, दूसरे फ्रेंच थे। जर्मन नेग्लिजिबल 1% के आसपास थे। तो एक अगर हमारे यहाँ डच हो गया तो सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा? फ्रेंच। ये दो कम्युनिटी के बीच में 1950 से 60 के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। बाद में चल करके कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म होगा? क्योंकि 1970 से लेकर के 1993 तक, 1970 से 1993 तक क्या हुआ था? 4 बार अमेंडमेंट हुआ था। क्या चीज 4 बार अमेंडमेंट हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, उसके बाद बहुत सारे चेंजेस किए गए। क्वेश्चन है, इन श्रीलंका द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट साउथ टू इंश्योर द डोमिनेंस ऑफ लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल। अच्छा, द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट साउथ टू इंश्योर द डोमिनेंस ऑफ सिन्हालाज स्पीकिंग मेजोरिटी। सिन्हालाज क्या था? कौन सा लैंग्वेज वहां पर मेजोरिटी में दिया गया? तो सिन्हालाज लैंग्वेज जो था उसको मेजोरिटी में दिया गया। क्यों? क्योंकि इनकी संख्या 70%, 74% थी और इनकी संख्या ही श्रीलंका में ज्यादा थी। श्रीलंका जब फ्री हो जाता है तो इन्हीं को रिप्रेजेंटेशन दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेंशन एनी वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग में क्या होता है? तो पावर शेयर हो जाता है गवर्नमेंट के ऑर्गन्स के बीच में, गवर्नमेंट के लेवल्स के बीच में। इट गिव्स पीपल द राइट टू कंसल्ट ऑन हाउ दे आर गवर्न। पावर शेयरिंग में एक तरह से लोगों के पास एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है कि वो कैसे गवर्न होंगे। पावर शेयर हो जाता है हॉरिजॉन्टल बेसिस पे और वर्टिकल बेसिस पे। हाउ इज पावर शेयर इन मॉडर्न डेमोक्रेसी? मॉडर्न डेमोक्रेसी में पावर कैसे शेयर होता है? पावर से मॉडर्न डेमोक्रेसी में पावर ऑर्गन्स के बीच में शेयर होता है और ये 3 ऑर्गन से लेजिस्लेचर जिसका काम है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव जिसका काम है लॉ को इम्प्लीमेंट करना, और जुडिशरी जिसका काम है लॉ अच्छा से फॉलो हो रहा है नहीं, किसी पर्सन को गिल्टी डिक्लेयर करना है, वो सारा जस्टिस वाला काम जो है जुडिशरी का है। और अगर पावर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में शेयर हो रहा है, इसको हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग बोलते हैं एंड इट इज आल्सो नोन एज चेक एंड बैलेंस पावर शेयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्टेट टू मेन बेसिस ऑफ सोशल डिवीजन इन श्रीलंका। श्रीलंका में दो मेन सोशल डिविजन्स का बेसिस क्या था? तो 2 मेन बेसिस था, एक था लैंग्वेज और दूसरा था रिलीजन। लैंग्वेज और रिलीजन के बेस पे श्रीलंका में लोग डिवाइड होते थे। ऑन बेसिस ऑफ लैंग्वेज देयर आर 2 ग्रुप्स ऑन विच हु स्पीक्स तमिल लैंग्वेज। तमिलियंस की संख्या कितनी थी? 13% प्लस 5%। देखिए, एक 13% थी श्रीलंकन तमिल्स और 5% थे इंडियन तमिल्स, और दोनों को ऐड कर देंगे तो तमिल्स लोग जो थे वो 18% थे। ये हो गए। और सेकंड जो है 74% सिन्हाला, जब प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किए हम लोग। एंड अदर हु स्पीक सिन्हाला वो 74% थे, मेजोरिटी इनके थी, पावर इनके पास थे। एक 1 मार्क क्वेश्चन, नेम द हिस्टोरिकल लैंग्वेज ऑफ द साउदर्न बेल्जियम। तो वलोनिया रीजन याद रखिएगा। वलोनिया और फ्लेमिश अगर रीजन हो जाए, ठीक है, वलोनिया और फ्लेमिश रीजन, तो फ्लेमिश में कौन रहेंगे? फ्लेमिश में डच रहेंगे। एफ और एफ दोनों एक साथ नहीं होगा, तो फ्लेमिश में डच रहेंगे। अगर फ्लेमिश में डच रहेंगे तो वलोनिया में कौन से रहेंगे? आपको
चैप्टर जब एक्सप्लेन किए थे उस समय आपको सिखाए थे, समझाए थे। तो वलोनिया में फ्रेंच रहेंगे और यहाँ पर डच रहेंगे, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स was the Belgium Constitution amendment between 1972 to 1993? अब प्रीवियस क्वेश्चन में आपको डिस्कस करके बताया था कि बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन को 4 टाइम अमेंडमेंट किया गया, और इस 4 टाइम के अमेंडमेंट के बाद ही बेल्जियम एक आइडियल नेशन बन पाया पूरे यूरोप का, और इतना आइडियल बन गया कि यूरोपियन यूनियन का हेड क्वार्टर इसके कैपिटल में सेटअप किया गया। व्हाट इज द स्टेट रिलीजन ऑफ श्रीलंका? श्रीलंका का स्टेट रिलीजन क्या था? बुद्धिज्म। कौन बोलते थे, एक कौन फॉलो करते थे? सिन्हालाज, सिन्हालाज लैंग्वेज वाले। और इनकी संख्या कितनी थी? 74%। ये बात भूलिएगा नहीं। श्रीलंका फ्री कब हुआ था? 1948 में। श्रीलंका में पावर कब आया था? सिन्हालाज को पावर दे दिया गया था 1956 में एक्ट पास करके। तो ये कुछ बेसिक टर्म है जिसको आप नहीं बोलोगे, इसको आप लर्न रखोगे। Which system of power sharing is called check and balance power sharing? One mark question डिस्कस किया था प्रीवियस क्वेश्चन में। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, जिसमें पावर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में शेयर हो जाता है, जिसमें हर एक जो ऑर्गन्स है, इसको गवर्नमेंट का ऑर्गन्स बोलते हैं। ये क्या करते हैं? एक दूसरे के पावर को चेक करते हैं, चेक एंड बैलेंस करते हैं। Which factor is responsible for increasing the feeling of attentions, alienations among the Sri Lankan Tamils? The Mediterranean measures of Sri Lanka government, like making the Sinhala as the official language and favoring Sinhala's applicants for university position and government jobs. कब वो एक्ट पास किया गया जिसमें सारी प्रेफरेंसेस सिन्हालाज लोगों को दे दिया गया? वो एक्ट पास किया गया था 1956 में, और इसी में सारे प्रेफरेंसेस दे दिया गया। किनको दे दिया गया? सिन्हालाज लोगों को। और यही कॉन्फ्लिक्ट का मेन कारण बना तमिलियंस और सिन्हालाज के बीच में। अगर आप लैंग्वेज के बेस पे या जिनकी रिलीजन के फॉलोअर्स ज़्यादा है उस बेस पे किसी भी डेमोक्रेटिक नेशन में अगर आप प्रेफरेंसेस दोगे तो कॉन्फ्लिक्ट होगा ही। और कॉन्फ्लिक्ट हुआ भी श्रीलंका में, सिविल वॉर हुआ, आपस में कम्युनिटी फाइट कर रही थी। श्रीलंका अनबैलेंस रहा 2009 तक। लिट्टे जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वहां पर काम किए। कारण क्या था? फेलियर ऑफ गवर्नमेंट थे। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वर्ड इथेनिक? इथेनिक का मतलब क्या था? द वर्ड इथेनिक कम्स फ्रॉम द ग्रीक ethnos, nation, people, groups of people from specific areas who share the same or similar custom or ethnic groups. देखिए इसका क्या मतलब? इसका सिंपल सा मतलब होता है कि किसी कंट्री में अलग अलग ग्रुप से आने वाले लोग इक्वल पावर शेयर करते हैं, तब हम उसको इथोनिक बोलते हैं, ठीक है। इथेनिक बोलते हैं, नॉट इथोनिक। इथोनिक्स वर्ड्स है वो वहाँ पर। तो अलग अलग रीजन से आए लेकिन इक्वल ट्रेडिशंस, कल्चर, ये सारे प्रैक्टिसेस करें, तब हम उसको इथेनिक बोलते हैं। और बेल्जियम में इथेनिक कंपोजिशन, अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, डच थे, फ्रेंच थे, जर्मन थे, बट वो किसी न किसी भी उसे एक दूसरे से इक्वल थे, एक दूसरे से एग्री करते थे, तभी तो कम्युनिटी गवर्नमेंट वहाँ पर सक्सेसफुल हो पाई। इथेनिक कंपोजिशन श्रीलंका में भी था, लेकिन एक दूसरे को कोऑर्डिनेट नहीं करते थे, एक दूसरे के खून के प्यासे बने रहते थे। और इसका श्रीलंका का ड्रॉबैक, श्रीलंका को एज ए विलेंस इस चैप्टर में दिखाया गया। और श्रीलंका का ड्रॉबैक कि वहाँ पर सिविल वॉर होता है, जबकि बेल्जियम एक आइडियल नेशन बनता है। और बेल्जियम क्यों आइडियल नेशन बनता है? क्योंकि उसने पावर शेयर किया था और श्रीलंका ने पावर नहीं शेयर किया था, और इसलिए श्रीलंका एक आइडियल नेशन नहीं बन पाता। नेम एनी टू कंट्रीज विथ विच बेल्जियम हैज बॉर्डर्स। दो कंट्री, नीदरलैंड है, जर्मनी है, लैक्समबर्ग है, फ्रांस है, ये सारे कंट्री जिसके साथ बेल्जियम अपना बॉर्डर शेयर करता है। 4 कंट्री दिया हुआ है, 2 पूछे 2 बताएंगे, 2 और पूछ देगा। फ्रांस और लैक्समबर्ग मुंह पे फेंक के मारेंगे आंसर, ठीक है। विच टू लैंग्वेज आर जनरली स्पोकन इन बेल्जियम? कौन सा? तो फ्रेंच लैंग्वेज बोला जाता है और डच बोला जाता है मोस्टली, ठीक है। जर्मन भी बोला जाता है क्योंकि 1% जर्मन लोग भी रहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाई पावर शेयरिंग? पावर को शेयर कर देना और ऑर्गन्स के बीच में या लेवल्स के बीच में, जिससे एडमिनिस्ट्रेशन आसान हो जाए, लोगों का वेलफेयर।
Power sharing means distribution of power among the organs of government as the legislature, executive और judiciary। इसको हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन में इसके कुछ पॉइंट्स देखे थे हम लोग कि पावर को अगर हम लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में शेयर कर दे रहे हैं, इसको हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर बोलते हैं। और पावर शेयरिंग वर्टिकल भी होता है जिसमें हम लेवल्स के बीच में शेयर करते हैं। पावर शेयरिंग सोशल ग्रुप्स के बीच में शेयर किया जाता है। पावर शेयरिंग अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के बीच में भी शेयर किया जाता है। Describe any three majoritarian measures adopted by the Sri Lankan government to establish Sinhala supremacy. सिन्हालाज लोगों की सुपरमेसी को सेटअप करने के लिए श्रीलंकन गवर्नमेंट ने क्या किया, एक एक्ट पास किया 1956 में, और वही एक्ट जो था सिन्हालाज को सारी सुपरमेसी दे दिया। द गवर्नमेंट फॉलोड ए प्रोफेशनल पॉलिसीज that favored Sinhala's applicants for university position and government jobs। प्रेफरेंसेस दिया जा रहा था, अगर आप सिन्हालाज हैं, आप कैपेबल हो न हो उससे मतलब नहीं है, आपको सारी प्रेफरेंसेस दे दी जाएगी। A new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism। अगर कोई कंट्री जो डेमोक्रेटिक हो, जहाँ पे अलग अलग ग्रुप हो, अगर किसी एक रिलीजन को आप प्रीफर कीजिएगा तो प्रॉब्लम आपको होगी। और ये जो श्रीलंकन गवर्नमेंट थी आफ्टर इंडिपेंडेंस और जो एक्ट आ गया था 1956 में, उसके बाद बुद्धिज्म को ही प्रमोट करती थी। What do you mean by a good democratic front? एक्सप्लेन। गुड डेमोक्रेटिक फ्रंट में सिटीजन्स के पास राइट रहेगा, उसके ऑर्गन्स टोटली इंडिपेंडेंट वे में फंक्शन करेंगे, पावर डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, तो उसको हम गुड डेमोक्रेटिक फ्रंट बोलेंगे जिसमें सिटीजन्स के पास राइट रहेगा। A good democratic front means to fulfill all spirits of democracy that is for the people, by the people, of the people। ये जो for the people, by the people and of the people वाला डेफिनेशन आपको देखने को मिल रहा है, ये अमेरिका के 6th प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन जी के द्वारा दिया गया डेफिनेशन है, जिसके कहने का मतलब है डेमोक्रेसी जो है लोगों का, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा शासन है। The one who works efficiently for the welfare of people, there should be right to vote and value of one वोट इक्वल टू 1 पर्सन शुड बी सेटिस्फाइड। जैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में आप अपने रिप्रेजेंटेटर को चूज करते हैं। एक पॉइंट यहाँ पर ये रहा। सेकेंड पॉइंट रहा कि इसमें 1 पर्सन 1 वोट वैल्यू होता है। ऐसा नहीं कोई रिच है या कोई मोटा ताजा है, लंबा सा है तो उसका वोट का वैल्यू 2 हो जाएगा, ऐसा नहीं, 1 पर्सन 1 वोट होगा। और डेमोक्रेसी का वन ऑफ द बेस्ट फीचर में से एक है। Both Belgium and Sri Lanka are democratic, but they follow different system of power sharing। Support the statement by giving 3 points of differences। देखिए, डेमोक्रेटिक नेशन होना और ट्रू डेमोक्रेटिक नेशन होना दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ पर श्रीलंका भले डेमोक्रेटिक नेशन हो, कुछ आइडियोलॉजी को प्रीफर करता हो, बट बेल्जियम जो था डेमोक्रेसी के सारे आइडियोलॉजी को प्रीफर करता था। एक आइडियल नेशन में जिस तरह की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सेटअप होनी चाहिए, वैसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेल्जियम में सेटअप थी। लोगों के पास राइट्स था, अलग अलग ग्रुप के लोग यूनाइट होकर के रहते थे। बेल्जियम देयर आर स्पेशल गवर्नमेंट कॉल्ड द कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट किसका, डच का, फ्रेंच का और जर्मन का। In Sri Lanka, the major political parties are not sensitive to the language and culture of Tamils। मेजर पॉलिटिकल पार्टी थी, वो प्रेफरेंसेस किसको देती थी, वो सिन्हालाज लोगों को सारे प्रेफरेंसेस देती थी। किसके प्रति वो सेंसिटिव नहीं थी, तो तमिलियंस के प्रति सेंसिटिव नहीं थे, इसलिए तमिलियंस टेररिस्ट बनेंगे। देखिए, अगर आपकी डिमांड फुलफिल नहीं होती, नहीं मेरा मानना है कि आप टेररिस्ट बन जाइए, लेकिन उनके रिप्रेशन के कारण वो लोग गलत राह पर गए, इसमें गवर्नमेंट की फेलियर मानी जाएगी। इन बेल्जियम देयर इज डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन डिफरेंट रिलीजन। बेल्जियम में डिस्क्रिमिनेशन होता था अलग अलग रिलीजन के बेस पे। बोले डज अ कंट्री गेट मोर पावर बाय एक्चुअली डिसिप्लिनिंग द पावर। बोल रहा है कि क्या किसी कंट्री में ज्यादा पावर एक्सरसाइज होता है डिसिप्लिन, सेंस ऑफ डिसिप्लिनिंग द पावर। Yes, the sharing of power makes us more powerful। If power is not shared, it gets accumulated in one individual who tends to abuse it because of the self-centered nature। अगर पावर शेयर्ड है
तो उसमें लोगों का ज़्यादा वेलफेयर होगा। और अगर पावर सेंट्रलाइज है, ऑटोक्रेटिक है, एक इंडिविजुअल पर्सन सारे डिसीजन ले रहा है, तो उस केस में गलत वे में पावर शेयर होगा। Of human beings, if power is shared, it can be used more efficiently as more number of individuals exercise it. Maximum number of individuals जो है इस पावर को एक्सरसाइज करेंगे, इस पावर को एंजॉय करेंगे। बोल रहे कि डिस्क्राइब एनी थ्री डिमांड्स ऑफ श्रीलंकन तमिल्स। क्या इनका डिमांड था? रिकॉग्नाइजेशन तमिल एज ऑफिशियल लैंग्वेज, तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए। पहले कौन सा लैंग्वेज था जिससे दिक्कत थी इन लोग को? सिंहाला जो था ऑफिशियल लैंग्वेज था उनका, ठीक है। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर तमिल्स इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। 1956 के बाद जो सिन्हालाज को सारी प्रेफरेंसेस दी गई थी, उस प्रेफरेंसेस को हटा करके चाहते थे कि इनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। इनका जितनी पॉपुलेशन है उस रेशियो में इनको अपॉर्चुनिटीज मिले। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी फॉर तमिल डोमिनेटेड प्रोविंसेस। और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिली किसके लिए? तमिल डोमिनेटेड जो प्रोविंसेस था उसके लिए। हाउ कैन पावर बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स? एक्सप्लेन। जो डिफरेंट लेवल की गवर्नमेंट है इसके बीच में पावर कैसे शेयर होता है? व्हेन पावर इज शेयर्ड अमंग द गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स इट इज कॉल्ड वर्टिकल पावर शेयरिंग। पावर जब शेयर होता है अलग अलग लेवल्स के बीच में तो इसको वर्टिकल पावर शेयरिंग बोलते हैं। इसमें सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट लाइज करता है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट लाइज करते हैं, उसके बाद लोकल गवर्नमेंट लाइज करते हैं। लोकल भी दो पार्ट हो जाता है, एक हो जाता है रूरल रीजन और एक होता है अर्बन रीजन। रूरल रीजन मुखिया होते हैं और अर्बन रीजन वार्ड पार्षद। और इसको क्या बोलते हैं? लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इंक्लूडिंग दोज एट द यूनियन स्टेट एंड ए लोकल। और इसमें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो जाता है अर्बन रीजन में, और यहाँ पे ग्राम पंचायत। हाउ इज इथेनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम वेरी कॉम्प्लेक्स? एक्सप्लेन। बेल्जियम का इथेनिक कंपोजिशन क्यों कॉम्प्लेक्स था? क्योंकि बेल्जियम में 59% कौन रहते थे? डच रहते थे। ठीक है। और यहाँ पर जो बच गया, इन यहाँ पर कौन रहते थे? यहाँ पर फ्रेंच रहते थे, ठीक है। ये 40% हो गए और 1% जर्मन रहते थे। इफ फ्लेमिश रीजन में कौन रहते थे? डच रहते थे। एफ के साथ नहीं रहेगा। और वलोनिया रीजन में कौन रहते थे? फ्रेंच रहते थे। राइट डाउन द फीचर्स ऑफ वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग क्या होता है? तो अभी हम लोग डिस्कस किए हैं। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग में क्या होता है? तो पावर शेयर्ड हो जाता है डिफरेंट लेवल्स के बीच में। और लेवल्स कौन कौन से रहेगी? सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल। लोकल लेवल में भी दो पार्ट हो जाते हैं। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग और वर्टिकल पावर शेयरिंग भी हम लोग डिस्कस किया। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में ऑर्गन्स के बीच में पावर शेयर होता है, और वर्टिकल पावर शेयरिंग में लेवल्स के बीच में पावर शेयर होता है। ऑर्गन कौन कौन से? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। और वर्टिकल पावर शेयरिंग में कौन कौन से? सेंट्रल, स्टेट और लोकल लेवल। लोकल में भी दो अभी जस्ट समझाएं आपको। एक रूरल रीजन में ग्राम पंचायत हो जाता है, एक अर्बन रीजन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो जाता है या म्यूनिसिपलिटी हो जाती है। एक्सप्लेन द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अलग अलग तरह के सोशल ग्रुप में पावर शेयरिंग अरेंजमेंट किस पैटर्न में रहता है? पावर में बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप सच एज द रिलीजन एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप। रिलीजन और लिंग्विस्टिक ग्रुप के बीच में पावर शेयर होता है। In some countries there are constitutional and legal arrangement whereby socially weaker section and women are represented in the legislature and administrations. इसमें
वुमेन जो है वो लेजिस्लेचर और एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करती हैं। जो सोशली वीकर सेक्शंस हैं उनके बीच में पावर को शेयर कर देंगे। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी उनके बीच में पावर को शेयर कर देंगे। हॉरिजॉन्टल पावर शेयर करेंगे वर्टिकल पावर शेयरिंग करेंगे, रिलीजन और लिंग्विस्टिक ग्रुप के बीच में पावर शेयरिंग। और इस तरह के पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को करके हम एक बैलेंस बना सकते हैं डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में। What does the sharing of power among political parties, pressure groups, and movements ensure? Like the sharing of power among political parties, pressure group, and movements ensure that influence in decision-making process as democracy implies the people choice among various contenders. जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट जो है किसके वेलफेयर के लिए काम करती है, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है, तो लोगों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही गवर्नमेंट डिसीजन लेगी। अनकंट्रोल्ड वे में ऑटोक्रेटिक मोनार्की तो चल नहीं रहा है कि गवर्नमेंट अपने मन से कुछ भी डिसीजन लिए जा रही है। Regarding political parties, this sharing takes place in the way of political competition among different parties. This is done ensure that power does not remain in one hand. Power इसमें one hand में नहीं रहता, power इसमें shared रहता है। इन केस ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट का मतलब क्या था, जिसमें जिक्र किया हुआ है कि 1989 से लेकर के अप्रॉक्स हम लोग 1999 तक इंडिया में किसी पार्टी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती थी। और उस मेजोरिटी नहीं मिलने के सेंस में पार्टियां जो थी ऐड होकर के एक पार्टी दूसरे पार्टी के साथ जुड़ करके गवर्नमेंट बनाती थी, जिसमें एक पार्टी ना हो, जिसमें बहुत सारी पार्टियां हो और वो मिल करके गवर्नमेंट बना रही है। दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज कोलिजन गवर्नमेंट, उसको हम कोलिजन गवर्नमेंट कहते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसी, गिव एग्जांपल ऑफ इच। तो अलग अलग पावर शेयरिंग क्या होगा, एक होता है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, एक होता है वर्टिकल पावर शेयरिंग, एक होता है पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, एक होता है पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। तो देखिए कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे कि अगर एक आंसर उसका लर्न करेंगे तो मल्टीपल टाइप हमारे आंसर उसके बन जाएंगे। reflects when in which power sharing between different organs of government result in the maintenance of balance of power। तो ये लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव होता है और जुडिशरी होता है। इन तीनों के बीच में क्या होता है, पावर शेयर रहता है, एक दूसरे को चेक और बैलेंस करते हैं। ये गवर्नमेंट के ऑर्गन्स है और इस तरह से किसी के पास अल्टीमेट पावर नहीं होता। और अल्टीमेट पावर नहीं होने के कारण वो ऑटोक्रेटिक वे में अपने पावर को एक्सरसाइज नहीं कर पाते। इसको चेक एंड बैलेंस पावर शेयरिंग बोलते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग बोलते हैं, जिसमें पावर गवर्नमेंट के ऑर्गन्स के बीच में शेयर होता है। डिस्क्राइब द पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका की पॉपुलेशन कंपोजिशन की बात करते हैं, ये हम लोग जानते हैं 74% कौन थे, 74% जो थे वो सिन्हालास थे। अगर इसकी बात करते हैं 18% जो थे, 18% में 18% 13% कौन थे, 13% श्रीलंकन तमिल से। और हमारे पास कितने थे, हमारे पास हमारे जो इंडियन तमिल थे वो 5% थे। 7% जैकलिन, एक क्रिश्चियन है, श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। तो क्रिश्चियंस भले आपको याद न रहे, जैकलिन आपको जरूर याद रहेगी, इसीलिए आपको ये इंटरेस्टिंग सा वे प्रोवाइड किया ताकि याद रहे। ठीक है, 74% सिन्हालास, इसमें 13 + 5% तमिलियंस, 13 फॉर श्रीलंकन तमिल्स, 5 फॉर इंडियन तमिल्स, 7% जैकलिन क्रिश्चियनिटी एंड 1% अदर रिलीजन। तो इस तरह से एक क्वेश्चन आंसर वीडियो भी हम लोग खत्म करते हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है, किसी क्वेश्चन को लिखने ना नहीं लिख पा रहे हैं, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पर हम लोग डिस्कशन करते हैं एसएसटी और उसके रिगार्डिंग, और भी जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं 10th में उसके रिगार्डिंग। तो कोई भी डाउट रहे तो आप टेलीग्राम पे पूछिए या आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक बात और, ऐप हम लोग का नया जो ऐप डेवलप हो चुका है उसमें सारा कंटेंट लगभग आ चुका है, तो आप ऐप जरूर डाउनलोड करें। एसएसटी की पाठशाला ऐप का नेम है और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सबसे बड़ी बात, जो सबसे इंफॉर्मेटिव बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो थोड़ा सा आप केयरफुली सुनिएगा, स्पेशली 10th वाले बच्चे। 10th वाले बच्चों के लिए एक अलग फीचर्स ऐप में प्रोवाइड किया गया, जिसमें आप अपने आंसर शीट को लिख करके सबमिट कीजिएगा। वो आपका आंसर शीट सबमिट होने के बाद, चेक होने के उपरांत आपको मिल जाएगा जल्द से जल्द।
तो क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन नहीं पढ़ पाते हैं, ऑनलाइन ही करना चाहते हैं एसएसटी, तो उन सारे बच्चों के लिए भी ये फीचर है जो ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं लेकिन कंटिन्यू टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, तो उनके लिए भी ये फीचर है। क्योंकि एक बड़ा ड्रॉबैक क्या देखने को मिलता है कि हम लोग चैप्टर पढ़ते जाते टेस्ट नहीं ले पाते आपका। तो इसमें क्या कीजिएगा कि जैसे हम लोग चैप्टर खत्म कर रहे हैं, वीडियो एक्सप्लेनेशन, उसका क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन, तो एक टेस्ट क्यों ना ले लिया जाए। और अगर टेस्ट ले लिया जाए तो उसका आंसर कैसे, क्योंकि सारे लोगों से तो ऑफलाइन मिल नहीं सकते, तो उनका आंसर कैसे सबमिट, तो ऐप पे आपको आंसर सबमिट करना है, उसके रिगार्डिंग आपको वीडियो बना दिया गया है, उस वीडियो को देखिए। अगर ऐप में सबमिट करने नहीं आ रहा है तो ऐप डाउनलोड कीजिएगा, तो हर चैप्टर के एमसीक्यू, क्वेश्चन आंसर, वर्कशीट सब मिलेगा। आप काम कीजिए। तो मटेरियल, नॉलेज, सोर्स प्रोवाइड करना ये हमारा और हमारी टीम का काम है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी तरीके से। तब तक के लिए धन्यवाद।